हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है जैव विविधता। यदि हम जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? क्षेत्र के अनुसार क्या होती है? परिवर्तित होते रहती है और क्षेत्र के अनुसार वहाँ पर पादप और जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। यदि हम इसकी परिभाषा प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादप और जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, उनके आवास के आधार पर पौधे और जंतु की उपस्थिति भी होती, अलग अलग प्रकार से होती है। इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। यदि हम बात करें प्रकार की कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, यदि हम जैव विविधता के टाइप या प्रकार की बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। कुछ तरीके हमारे पास, कुछ टाइप हैं, उनसे हम समझ सकते हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अब इस जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है? यदि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें एक ही जाति में अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक ही जाति की बात हो रही है, ठीक है ना। एक ही जाति में आप वेरिएशन देख सकते हैं। मतलब है वो एक ही जाति का, मान लो एक ही जाति का पौधा है तो वो एक ही जाति का पौधा है। जैसे आम का पौधा एक ही है, आम मतलब एक किस्म हो गई, लेकिन उस एक ही आम की जाति में अलग अलग प्रकार की किस्में आपको देखने को मिल सकती है ना। जैसे तोतापरी आम बोलते हैं, है ना, अल्फांसो आम बोलते हैं। तो ये क्या है, आम में ही बहुत प्रकार की क्या है, वेरिएशन है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। हम धान का एग्जांपल लें तो धान में भी कई प्रकार की वैरायटी है ना। कई प्रकार का राइस आपको देखने को मिलता है, बासमती देखने को मिलता है ना, काली मूंछ का चावल देखने को मिलता है। ऐसे बहुत प्रकार हैं धान के। तो ये क्या है, एक ही जाति में विविधता है। इसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जाति विविधता। अब ये जाति विविधता होती क्या है? यदि हम जाति विविधता की बात करें तो यह विविधता जाति स्तर पर होती है। मतलब यहाँ पर अब एक ही जाति की बात नहीं हो रही है, अलग अलग जातियों की बात हो रही है, जाति स्तर पर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब एरिया वाइज आप जाइए। जैसे ईस्टर्न घाट, भारत का पूर्वी घाट हम देखें तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में तरह तरह की क्या मिलती है, उभयचर जातियाँ मिल जाती हैं। उभयचर मतलब ऐसी जातियाँ जो पानी में भी रहती हैं और पानी के बाहर भी। लेकिन वो पूर्वी घाट से कंपेयर करेंगे तो कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो ये जातियों में ही अंतर आ गया। तो क्या है, ये जाति के आधार पर विविधता है। इसको हम बोलते हैं एथनिक डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, एथनिक डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब जो स्थिति है, पारिस्थिति मतलब जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के आधार पर भी क्या होती है, विविधता पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक जैव विविधता। मतलब पारिस्थिति स्तर पर पाई जाने वाली विविधता होती है। मतलब मान लो वो गर्म स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पर गर्म स्थान के जीव जंतु पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु अलग प्रकार से होते हैं। जैसे रेगिस्तान में आपको नागफनी का पौधा मिलेगा, रेगिस्तान में आपको ऊँट मिल जाएगा। तो रेगिस्तान में क्या है, अलग प्रकार की जैव विविधता है ना। ऊँट आपको दूसरी जगह ठंडे स्थानों पर देखने को नहीं मिलेंगे, नागफनी भी ठंडी जगह पर नहीं मिलेगी। मतलब उसका क्या है, परिस्थिति के हिसाब से, उसके वातावरण के हिसाब से वहाँ पर जीव जंतु आपको मिलेंगे। फिर आप वर्षा वाले स्थानों पर देख लीजिए, वहाँ पर अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। आप वन वाले स्थानों में देख लीजिए, पतझड़ वाले स्थानों में देख लीजिए। तो स्थान विशेष के आधार पर, मतलब वातावरण के हिसाब से, पारिस्थिति के आधार पर क्या होता है, जैव विविधता पाई जाती है। इसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक विविधता। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक विविधता या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता की प्रतिरूपण, कारण और परितंत्र में महत्व। जैव विविधता के पैटर्न और उसकी काज, क्या कारण है जैव विविधता के, क्यों होती है जैव विविधता, ठीक है ना, और उसका पैटर्न ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हम जैव विविधता के प्रतिरूपण या पैटर्न को देखें, है ना, पैटर्न को देखें तो जैव विविधता का पैटर्न क्या है, परिवर्तित होते रहता है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर जैव विविधता बहुत कम है, कहीं पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पर
एवरेज है। यदि हम ग्लोब देख लें, पूरे अर्थ का ग्लोब देखें, तो उस ग्लोब में हम देखेंगे कि क्या है, पृथ्वी में डाइवर्सिटी क्या है, हर जगह एक जैसी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर पहला है अक्षांशी प्रवणता, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब इस अर्थ ग्लोब को आप देखें ध्यान से। अब इस ग्लोब को आप देखेंगे तो इस ग्लोब में क्या है, ये बीच से गई है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच से गई है। ठीक है ना। तो हम बात करें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की, तो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण का 3.5 डिग्री 3.5 अक्षांश का कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब भूमध्य रेखा कैसी है, अर्थ का बीचों बीच सेंटर का भाग है। यहाँ पर सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं। इसलिए क्या होता है, जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं, तो वो क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है, सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है। इससे 0 डिग्री से 3.5 डिग्री ऊपर चले जाएं नॉर्थ में, वो 3.5 डिग्री नीचे चले जाएं, तो बीच का क्षेत्र है, जैसे आप देख रहे हैं क्रॉस के माध्यम से, ये सर्वाधिक उष्ण गर्म क्षेत्र होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है, सर्वाधिक जल वाष्प, जल क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है। सर्वाधिक जल वाष्प होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बादल संघनित होकर सर्वाधिक बरसात भी होगी। ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक सूरज की किरणें पड़ती हैं, सर्वाधिक किरणें से क्या होता है, जलवाष्प होता है। जलवाष्प होने से क्या होता है, भाप बनती है, बादल संघनित होंगे और बरसात भी ज़्यादा होती है। जब बरसात ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पानी की उपलब्धता भी हमेशा रहेगी। दूसरी बात, सूरज की किरणें हमेशा मिलती हैं, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण भी हमेशा होता रहेगा, सूरज भी मिलता रहेगा, पानी भी मिलता रहेगा, तो क्या होगा, सर्वाधिक पौधे मिलेंगे। सर्वाधिक पौधे मिलेंगे तो क्या होगा, सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी। मतलब अन्य जीव जंतु भी होंगे, है ना। यहाँ दलदल भी होगा, और दलदल होने से क्या हो जाएगा, दलदल क्यों क्यों होगा, क्योंकि जब गर्मी होगी तो क्या होगा, बरसात होगी। बरसात होगी तो पानी भी रहेगा, लेकिन गर्मी होने से क्या हो जाएगा, कुछ पानी वाष्पित हो जाएगा, फिर पानी गिरेगा, तो ऐसे दलदली क्षेत्र बन जाता है। वेटलैंड भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे। जहाँ वेटलैंड ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होगा, आपको जैव विविधता ज़्यादा मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र में क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता होती है। कहाँ पर, 0 डिग्री से 3.5 डिग्री ऊपर तो 3.5 डिग्री नीचे। ठीक है। अब जैसे हम थोड़े ऊपर चले जाएं, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नीचे, इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी किरणें कम गर्म होती हैं। और कम गर्म होने से क्या होता है, क्या होगा, सूरज की किरणें प्रॉपर तरीके से वहाँ नहीं पहुँच पाती तो कम पादप होंगे, कम पौधे होंगे, है ना। कम पौधे होंगे तो कम बायोडाइवर्सिटी होगी। ऐसे ही आप ऊपर चले जाए, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, तो क्या होगा, काफ़ी शीत ठंडी पारिस्थितिक तंत्र होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ही कम जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धरती पर अलग अलग क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी है। यदि हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता के कारण। अब मैंने आपको कारण तो बता दिया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता इतनी ज़्यादा क्यों है, ये है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री से 3.5 डिग्री ऊपर और 3.5 डिग्री नीचे, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जैव विविधता क्यों है। पहला कारण है अधिक उत्पादकता। अधिक उत्पादकता के कारण क्या है, यहाँ पर जैव विविधता है। अधिक उत्पादकता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा सर्वाधिक है, सर्वाधिक सूर्य प्रकाश यहाँ पर पड़ता है। सूर्य प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है तो पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। और जल बरसात तो होती ही होती है। जब पौधे रहेंगे तो अन्य जीव भी क्या करेंगे, वहाँ से भोजन ग्रहण करेंगे और ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर है जाति क्षेत्र संबंध। जाति क्षेत्र संबंध के कारण भी यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। अब जाति से संबंध क्या है, इसका कैलकुलेशन है, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन समझें कि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर, अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर जातियों की समृद्धि होती है। मतलब ये क्या है, एक थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, जाति क्षेत्र संबंध स्थापित होता है। फिर है जाति विविधता का महत्व। अभी जाति विविधता का महत्व क्या है, जाति विविधता के महत्व को हम देखें। ये जाति विविधता का इम्पोर्टेंस कितना है, इस जीव विविधता का क्या इम्पोर्टेंट है। तो टिलमेन के अनुसार जितनी ज़्यादा जाति विविधता होगी उस हिसाब से वहाँ उत्पादकता भी ज़्यादा होगी और परितंत्र भी अधिक स्थायी होगा। क्या मतलब है इसका, मतलब जहाँ पर जितनी ज़्यादा क्या होगी, जैव विविधता होगी, उतना उत्पादन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा जीव होंगे तो क्या होगा, उनका एक साइकिल चलेगा। ठीक है,
साइकिल चलेगा मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है। जैसे पौधे को अन्य जीव जंतु खाएंगे, शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी, है ना। इस प्रकार सर्कल चलता रहेगा। तो उत्पादकता ज़्यादा होने से परितंत्र क्या होता है, अधिक स्थायी बनता है। ठीक है ना, ये महत्व है। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जैव विविधता को बचाना क्यों जरूरी है हमारे लिए। यदि हम जैव विविधता को बचाने की बात करें तो पहला कारण है, किस प्रकार से बचा पाएंगे हम। पहला है स्वस्थायी संरक्षण। स्वस्थायी संरक्षण मतलब जहाँ पर जो जाति पाई जाती है उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए, वहीं पर बचाने की कोशिश की जाए। जैसे अब हम कॉन्सेप्ट है हॉट स्पॉट का। हॉट स्पॉट मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे जीव जंतुओं की जाति पाई जाती है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। यदि हम दुनिया में हॉट स्पॉट की बात करें तो भारत में कितने हैं, 3 हैं। पश्चिम घाट, इंडोवर्गा और हिमालय, ये क्या है, हॉट स्पॉट है। यहाँ पर ऐसी जातियाँ पाई जाती है दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अलावा और किस तरीके से संरक्षण हो रहा है, इसके अलावा भारत में 14 जीव मंडल बनाए गए हैं, है ना। 90 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन सभी के माध्यम से क्या हो रहा है, जीव जंतुओं को बचाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है बाह्य स्थान संरक्षण, प्रोटेक्टिंग एक्सटर्नल प्लेसेस। ठीक है, अब बाह्य तरीके से कैसे बचाएंगे, बाह्य तरीके से जो जाति क्या हो गई है, कम हो गई है, उनको युग्मों को लंबे समय तक परीक्षित किया जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बायोडाइवर्सिटी को समझा। यदि आपको कहीं पर किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।